सभी को नमस्कार। 70 बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेक्चर में 2024 और 25 का कुछ इम्पोर्टेंट ग्लोबल इंडेक्स या कुछ रिपोर्ट या कुछ सम्मेलन में आप लोग के साथ डिस्कस कर रहे हैं। और मे बी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि अगर आप 69 का पेपर देखिएगा कई सारे रिपोर्ट पे क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी पूछ चुका है। इसमें इंटरनेशनल नेशनल भी कई तरह रिपोर्ट में लूँगा जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस लेक्चर को एक बार देख लीजिए। जो भी रिपोर्ट या सूचकांक में जो मेन पॉइंट जो एग्ज़ाम में आप लिख सकते हो वो मैं डिस्कस करूँगा। बाकी मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम IAS PCS फाइटर्स पे शेयर कर दूँगा, वहाँ आप इसको जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इंडेक्स आपका है वो है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025, जो कि मार्च 2025 को जारी हुआ है। इसको जारी करने वाला जो संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस इसको जारी करती है। इसमें इस रिपोर्ट में मेनली ये कहा गया है कि जहां पिछले वर्ष 58 देशों में आतंकवादी हमला होता था, इस बार बढ़ के वो 66 देश हो गया। मतलब 8 ऐसा नया देश है जहां आतंकवादी घटनाएं आपका हुई है। और आतंकवादी घटनाओं से 11% मौत की संख्या में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। टोटल जो इंडेक्स ये जारी किया गया है 163 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें बुर्किना फासो एक देश है, वहाँ सबसे ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं आपको देखने को मिला है, ठीक ना। और इसमें भारत का जो रैंकिंग है वो 14वां रैंक है। और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक आतंकवादी संगठन इसमें कहा गया है वो इस्लामिक स्टेट है। इसका 22 देशों में ये हमला लगातार कर रहा है, ये रिपोर्ट में कहा गया है। और ये जो सूचकांक आपका है इसमें लगभग दुनिया का 99.7% आबादी को ये कवर किया है। और यह सूचकांक आपको आतंकवाद उसका क्या प्रभाव होता है इसका मूल्यांकन करता है। और इस सूचकांक में 0 से लेकर 10 तक का स्कोर दिया जाता है। अगर स्कोर 0 हुआ तो वहाँ किसी तरह की आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही है। अगर 10 है, 9 है तो वहाँ सबसे ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं आपको देखने को मिलती है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया 64 ऐसा देश है जहां किसी तरह की कोई आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ दे कि भाई आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए पूरी दुनिया क्या प्रयास कर रही है, तो इसमें आप यूएनओ का जिक्र कर सकते हैं। अमेरिका, संघाई सहयोग संगठन जो कर रहा है, या भारत जो प्रयास कर रहा है। और भारत अपने लेवल पर अगर बात करेंगे तो जो हम सीमा सुरक्षा की बात कर रहे हैं, INA को हमने बहुत अधिकार दे रखा है, इंटरनल सिक्योरिटी पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। और भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से मिलकर हम आतंकवाद को खात्मे का प्रयास कर रहे हैं। तो आप ऐसा करके बातों को लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन शायद 64 बीपीएससी मेंस एग्जाम GS पेपर फर्स्ट में करंट अफेयर्स में पूछ चुका है। और मैं वही इंडेक्स मोटा मोटी लिया हूँ, या तो जो पहले कहीं क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है या पूछने का ज़्यादा चांस है। अब नेक्स्ट हम एक रिपोर्ट आपको लेते हैं जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है। इस रिपोर्ट का नाम है विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025। विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये भी मार्च में ही जारी किया गया यूनेस्को के द्वारा। इसमें सिंपल देखिए मेनली क्या चर्चा किया गया है, ग्लेशियर पिघलने पर चिंता व्यक्त की गई है। और इस तरह ग्लेशियर जब पिघलता रहेगा आने वाले समय में लगभग 2/3 कृषि प्रभावित हो सकता है पूरी दुनिया का, ठीक ना। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है लगभग 8.2 अरब की आबादी में लगभग 2 अरब से अधिक आबादी को मीठा पानी नहीं मिल रहा है और सही भोजन नहीं मिल रहा है। और ख़ास करके हमारे जो हिमालय का जो बर्फ़ लगातार पिघल रहा है, बर्फ़ के पिघलने से जो है ना नदी की धारा प्रवाह बढ़ सकता है, जिससे कि इस आसपास में जो भी देश हैं, चाहे भारत है या नेपाल है या जो भी देश है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। ऐसा कहा गया है विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 में। एक और रिपोर्ट इसी से जुड़ा हुआ है, ये संयुक्त राष्ट्र जारी करती है, ठीक ना। ये आपका जो है ना विश्व ग्लेशियर दिवस रिपोर्ट है। ये वर्ल्ड ग्लेशियर जो है ना आपका डे रिपोर्ट 2025 है, विश्व ग्लेशियर रिपोर्ट है। इसमें इस बार क्या हुआ कि 2025 को जो है ना यूएनओ ने ग्लेशियर के संरक्षण वर्ष घोषित किया गया है, ठीक किया है। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो ग्लेशियर पिघलने का जो रेट है वो लगभग 65% ज़्यादा हो गया। और ख़ास करके हिमालय की जो बर्फ़ है वो कुछ ज़्यादा ही आपका पिघल रहा है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। एक रिपोर्ट और आपका है, ये भी मे भी चूँकि ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए मैं सोचा क्यों नहीं आप लोग के साथ इसको मैं डिस्कस करूं। ये आपका ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 है, ठीक ना। जो जब भी कभी मान लीजिए कुछ सांप्रदायिक
दंगा की घटनाएं हो गई, या एग्ज़ाम से पहले जो इंटरनेट जो बंद कर दिया जाता है उसी से रिलेटेड ये इंडेक्स है। एक्सेस नाउ इसको जारी करती है। इसमें ये कहा गया कि म्यांमार में सबसे ज़्यादा इंटरनेट को शटडाउन किया गया है, सब फेरा, और सेकंड नंबर पे इंडिया है, मतलब कि 85 बार वहाँ इंटरनेट शटडाउन किया गया और भारत में 84 बार। और ख़ास करके जो मणिपुर में जैसे जो हिंसा घटनाएं हुई उसको लेके ज़्यादा शटडाउन किया गया है। और भारत में लगभग 16 स्टेट और कुछ यूटी में मतलब यूनियन टेरेटरी में जो है ना इस तरह का जो है ना इंटरनेट शटडाउन को रखा गया या किया गया। क्यों किया गया? कुछ विरोध की जो घटना या सरकार के खिलाफ हो या जो कुछ हुआ तो वहाँ किया गया, सांप्रदायिक दंगे में किया गया, और जब परीक्षा होने से पहले चूँकि पेपर लीक का मामला है वहाँ आपका इंटरनेट शटडाउन किया गया। आप ये ध्यान रखिएगा। और हमारा देश का एक कानून है दूरसंचार अधिनियम 2023, उसमें ये कहा गया है लगातार 25 दिन से ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन नहीं रह सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक जो सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था अनुराधा भसीन मामला 2020 में, उसमें ये भी कहा गया था कि ऐसे भी बिना किसी कारण से इंटरनेट को शटडाउन करना ये किसी भी एंगल से सही नहीं है। अति आवश्यक होने पर ही इंटरनेट को शटडाउन किया जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन इसको जोड़ के कुछ भी अगर आ जाए मान लीजिए तो आप मोटा मोटी इसमें लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं जो करप्शन पर इंडेक्स है, जो ना भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2024 है, ये जारी करती है आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक ना। इसमें ये कहा गया है कि जो भ्रष्टाचार है एक लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत बड़ी समस्या निकल के सामने आ रही है। इसमें जो इंडेक्स जारी होता है 0 से लेकर 100 के बीच में जारी होता है। अगर 0 अगर स्कोर आ गया तो मतलब कि वो जो है ना भ्रष्ट देश है, और जहाँ 100 स्कोर आ गया तो वहाँ पे किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं। इस आधार पे डेनमार्क सबसे टॉप में, कोई वहाँ करप्शन का मामला दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक ना। और इंडिया का रैंकिंग आपका 96 है 180 देशों में। और इसमें रिपोर्ट में ये भी चर्चा किया गया है जो है ना भ्रष्टाचार अगर कहीं हो रहा है तो सबसे अधिक दिक्कत जो है ना जो जलवायु को लेके जो भी प्रयास किया जा रहा है उसमें कमी देखी जा रही है, क्योंकि जो भी फंड आता है पर्यावरण को बचाने के लेके वो पैसा कहीं ना कहीं आपका करप्शन में चला जा रहा है। तो पर्यावरण और जलवायु के सामने एक बड़ा संकट पैदा कर रहा है दुनिया देश में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट जो है ना आपका जो 8वां जो है ना हिंद महासागर जो मीटिंग हुआ है, हिंद महासागर जो मीटिंग आपका सम्मेलन हुआ है, इसमें देखिए क्या ये कहाँ मस्कट में हुआ, मस्कट ओमान में है, ठीक ना। ये 16 से लेकर 17 फरवरी 2025 के बीच में हुआ। इसका मेन जो थीम था समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज की यात्राएं, जो कि हिंद महासागर जो है ना एक ऐसा एरिया है जहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से, ब्लू इकोनॉमी के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है ना हमारे विदेश मंत्री महोदय एफ जयशंकर साहब ने ये कहा कि ये लाइफ लाइन है पूरी दुनिया के लिए हिंद महासागर, ठीक ना। तो ऐसा करके इसमें कहा जाता है। अगर एक क्वेश्चन में भी हो सकता है कि भारत के लिए हिंद महासागर क्या इम्पोर्टेंस है, तो ट्रेड को लेके, ब्लू इकोनॉमी को लेके, सेफ्टी को लेके ये सब आप जिक्र कर सकते हैं। और हिंद महासागर में जिस तरह से चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, चीन क्या कर रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला के तहत हमको घेरने की कोशिश कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए भी कई सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। हमारे पड़ोसी देशों में वो कई तरह के प्रोजेक्ट निवेश चला रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आप इन सब बातों को ध्यान में रख। देखिए क्वेश्चन मेंस में क्या कितना घुमा के, अगर आपके पास समझ है टॉपिक के प्रति, क्वेश्चन कितना भी ट्विस्ट अगर कर देगा तो आराम से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। इतना आपने तैयारी मोटा मोटी किया है। अब नेक्स्ट चलते हैं जो आपका रिपोर्ट है। नेक्स्ट आपका रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करती है। इस इंडेक्स को मेनली 4 आयाम या 4 डायमेंशन के बेस पे जारी करती है, जिसमें कि पहला है आर्थिक भागीदारी व अवसर, मतलब महिलाओं को कितनी आर्थिक भागीदारी उस देश में मिलती है और कितना उसको मौका दिया जाता है। फिर शिक्षा का उसके पास क्या अवसर है, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता क्या है, और राजनीतिक उसका कितना वहाँ एम्पावर है। तो 0 से लेके 1 तक जो है ये मतलब स्कोर इस इंडेक्स में दिया जाता है। 0 ये दिखाता है कहीं ना कहीं ज़्यादा गैप है, ज़्यादा अंतराल है मेल फीमेल में उस देश में, और 1 कहीं ना कहीं ये बताता है कि बहुत ही इक्वल है मेल फीमेल। और इस रिपोर्ट में एक बात ये चर्चा किया गया है कि जिस तरीके से अभी गैप है मेल फीमेल में पूरी दुनिया के देशों में, बराबरी लाने में 134 साल लग सकता है, ठीक ना। और इंडिया का रैंकिंग 129 है 146 देशों में, और सबसे अच्छे में अभी आइसलैंड है जहाँ पे मेल फीमेल में ज़्यादा ही समानता आपको दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से अगर आप देखिए
अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में नहीं भी पूछेगा मान लेते हैं, तो कम से कम आप जो महिलाओं को लेकर जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम, जो इंडेक्स है, आप उसका चर्चा करके कुछ ना एक दो मार्क्स हटाकर तो ज्ञान आप कर ही सकते हैं। चलिए आप कुछ नेक्स्ट रिपोर्ट चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपका रिपोर्ट है, मे भी यहाँ क्वेश्चन आ सकता है और पहले पूछा भी जा चुका है। यूएनओ का है सतत विकास रिपोर्ट 2024, ये जारी किया है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने। इसका देखिए प्रमुख निष्कर्ष क्या है। वैश्विक एसडीजी प्रगति में ये कहा गया है कि केवल 16% वर्ष 2030 तक प्राप्ति करने में की दिशा में है, जो 17 लक्ष्य एसडीजी का है, जबकि 84 में प्रगति सीमित है या विपरीत दिखाई पड़ता है। वर्ष 2020 के बाद जो ग्लोबल जो एसडीजी की प्रगति स्थिर हो गई है, खास करके टारगेट गोल 2, गोल 11 में, गोल 14 में, गोल 15 में, गोल 16 में, ये आप ध्यान में रखिएगा। बाकी इसमें ये भी कहा गया है कि जो है ना, रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 2030 तक वैश्विक स्तर पर 600 बिलियन लोग भूख से पीड़ित होंगे और मोटापा भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। फिर यहाँ पे आपका नार्डिक देश एसडीजी लक्ष्यों को हासिल करने में सबसे आगे हैं, जिसमें फिनलैंड है, फिर स्वीडन है, डेनमार्क है, जर्मनी और फ्रांस है, इसको देख लीजिए। और इंडिया का रैंकिंग जहाँ तक बात है, इंडिया 109वें रैंक पर है, इसका स्कोर कितना है, 64 है। ये आप इसमें थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जो अगला रिपोर्ट आपका यहाँ पे है, ये भी मे भी इस बार आ सकता है कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करती है। देखिए प्रमुख रिपोर्ट में ये कहा गया भारत के लिए शीर्ष जोखिम क्या क्या है। जल सप्लाई में कमी, फेक न्यूज और भ्रामक प्रचार, मानव अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का हनन, प्रदूषण, वायु, जल, मिट्टी और श्रम और प्रतिभा में कमी। ये देखिए मेन जोखिम इंडिया के सामने, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। शीर्ष वैश्विक जोखिम, तत्कालिक जोखिम अगले 2 साल के लिए, फेक और भ्रामक जानकारी, फेक न्यूज़ का हेट स्पीच, ये सब यहाँ लिखा गया। और चरम मौसम घटनाएं, राज आधारित संघर्ष। दीर्घकालिक जोखिम क्या है, अगले 10 वर्षों के चरम मौसम की घटनाएं, जैव विविधता की हानि, इकोसिस्टम का पतन, ग्रह की प्रणालियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन। बाकी जो जियोपॉलिटिक्स सहयोग में बात किया गया, बढ़ती चीन अमेरिका प्रतिद्वंद्विता के बीच भारत और खाड़ी देश प्रमुख बहुपक्षीय विकल्प रूप में उभर रहे हैं, जो तनाव कम करने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम और पूर्व के बीच एक मार्ग का कार्य कर रहे हैं। बाकी इसमें व्यापार संरक्षण बात पर भी चर्चा किया गया। तो ये में भी जोड़ के पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, अगर आप लास्ट ईयर पेपर देखें ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है। एक महासागर इस रिपोर्ट भी आया है, ये यूनेस्को जारी करती है 2024 का। देखिए मेन निष्कर्ष क्या है, इसमें ये कहा गया जो महासागर का जो है हीट बढ़ रहा है, मतलब 1960 से लेकर 23 तक महासागरों का ऊपरी 2000 मीटर तक का जल औसतन जो है 0.32 वाट पर स्क्वायर की दर से गर्म हुआ, खतरनाक गर्म हो रहा है, ठीक ना। और मानवीय गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होने वाली वृद्धि से जो है ना कहीं महासागरों का असंतुलन आपका बिगड़ा है। और जहाँ तक अम्लीकरण भी जो है ना, अम्लीकरण का भी जो है ना वृद्धि देखा, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग होगा, अम्लीकरण ज़्यादा, चूँकि महासागर ज़्यादा गर्म होगा, अधिक उसमें एसिड पाया जाएगा, ये सब बात इसमें कहा गया है। नेक्स्ट जो एक आपका इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ये भी देख लीजिएगा। इसमें देखिए मैं निष्कर्ष बताने की कोशिश करता हूँ, बहुत चीज़ इसमें फैक्चुअल रहता है। जैसे एक है वर्ल्ड एनर्जी जो है परिदृश्य 2024 रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि अकेले वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर 560 गीगावाट से अधिक नवीकरणीय क्षमता को शामिल किया गया, जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण, मतलब कि दुनिया के और भी देश जो है ना जीवाश्म ईंधन का कम प्रयोग करके नवीकरणीय ऊर्जा पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, इसमें ऐसा रिपोर्ट में कहा गया। बाकी इसको वीडियो को पॉज करके इसमें कुछ फैक्चुअल आप पढ़ लीजिएगा, कुछ ज़्यादा ही आपका इसमें फैक्ट चीज़ें लिखा गया है। अब नेक्स्ट एक चलते हैं, एक रिपोर्ट इसमें और है ये कि एक ग्लोबल फोरसाइट रिपोर्ट ऑन प्लेनेटरी हेल्थ एंड ह्यूमन वेलबींग 2024 में इसमें जारी किया है यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। देखिए इसमें सिंपल क्या रिपोर्ट का मुख्य बिंदु दो क्या है कि जो एसडीजी गोल लक्ष्यों में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो, जैसे पहले भी आपने देखा है, ठीक ना, वही बात यहाँ पे लिखा गया। मानव और पर्यावरण के बीच तेजी से बदलते संबंध की इसमें चर्चा की गई, इसमें ये देख लीजिएगा, मतलब मानव की गतिविधि कहीं ना कहीं पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। उसमें एक और इसमें रिपोर्ट में क्या कहा गया है, AI है, डिजिटल रूपांतर, टेक्नोलॉजी के बारे में इसमें कुछ बातें किया गया है। संघर्ष का एक नया युग हुआ, रिपोर्ट में कहा गया है कि AI बेस्ड और स्वायत्त हथियार मानवीय निगरानी के बिना 4-6 वर्षों में बड़ी वैश्विक हलचल पैदा कर सकता है, ये भी कहा गया इसमें। बाकी इसमें एक बात किया गया, जिस तरह से विस्थापन जो होता है लोगों का, उस पर भी जो है इसमें चर्चा की गई है। इसको तो वीडियो पढ़कर आप देख लीजिएगा। मेन पॉइंट इसको मेनली आपको याद रखना, बाकी ये तो एग्जाम में पहले भी पूछ चुका है,
जो है ना, ये तो कहीं बता ही दिया। हाँ, एक SBI का भी रिपोर्ट आया था गरीबी को लेके। इसमें सिंपल देखिए क्या कहा है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि गरीबी 2011-12 के 25.7% से घटकर 24 में 4.86% रह गई है। ये इस रिपोर्ट में, SBI की रिपोर्ट में कहा गया, ठीक ना। इस रिपोर्ट में इस गिरावट का श्रेय लक्षित सरकारी हस्तक्षेप, उन्नत ग्रामीण बुनियादी ढांचे और निम्न आय के वर्ग के बेहतर उपभोग पैटर्न को दिया गया है। DBT या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, किसान केंद्रित पहलों से ग्रामीण आजीविका में सुधार हुआ है और असमानता कहीं ना कहीं आपका कम हुआ है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। तो गरीबी को लेकर, गरीबी कम हो रहा है भारत में, ये रिपोर्ट में बताया गया SBI की रिपोर्ट। बाकी एक भारत पोल पोर्टल अभी लॉन्च हुआ है। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री ने भगोड़ों का पता लगाने और तेजी से अंतर्राष्ट्रीय सहायता उपलब्ध कराने में भारतीय अन्वेषण एजेंसियों की दक्षता बढ़ाने तो भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक ना। भारत पोल साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी जैसे बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रभावी रूप से एक कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ये भी शॉर्ट में मे भी इस तरह क्वेश्चन पहले पूछे जाने का चांस आपका है। बाकी ये भी ध्यान रखिएगा, जो SDG इंडिया इंडेक्स नीति आयोग का है, SDG इंडिया इंडेक्स राष्ट्रीय इंडिकेटर ढांचे से जुड़े 113 संकेतकों का उपयोग करके राष्ट्र की प्रगति को मापता है। इस सूचकांक में जो 14वां लक्ष्य को शामिल जो है नहीं किया गया है, क्योंकि यह केवल 9 तटीय राज्यों से ही संबंधित है, सबसे इसको शामिल नहीं किया गया है। इसमें देखिए 0 से लेकर 100 के बीच में स्कोर दिया गया। उच्च स्कोर कहीं ना कहीं आपका SDG गोल की दिशा में प्रगति को दिखाता है। तो अब यहाँ पे मेन देखिए शीर्ष जो राज्य जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, इसमें केरला उत्तराखंड है, ठीक है, जिसको 79 अंक मिला है। खराब कौन बिहार कर रहा है, फिर कुछ अंग्रेजी राज्य, इसको देख लीजिएगा, कुछ फैक्चुअल है। यहाँ से में भी आपका क्वेश्चन जो है ना, इसमें देखिए क्या कहा गया लक्ष्यों का अवलोकन में, जो गरीबी खत्म करने की बात, सबकार और आर्थिक विकास, भूमि पर जीवन लक्ष्यों में 2021 के अंकों की अपेक्षा राज्यों के अंकों में सर्वाधिक वृद्धि, जबकि लैंगिक समता, शांति, न्याय में वृद्धि सबसे कम रही है। मतलब कि गरीबी को लेकर कुछ ज़्यादा ही प्रयास देश में किया जा रहा है, ऐसा कुछ में बात किया गया है। ये बात देख लीजिएगा, इसको मैं वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट इसमें जो एक, हाँ, ये अभी लेटेस्ट रिपोर्ट जारी किया है नीति आयोग ने, में भी इस बार क्वेश्चन कोई नया रिपोर्ट है, क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि एक बार जब देखिएगा ना, स्वास्थ्य इंडेक्स नीति आयोग जारी की थी, BPSC वहाँ से क्वेश्चन पूछा था। तो राज्यों की राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए नीति आयोग ने एक नया राजकोषीय वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जनवरी 2025 में जारी किया है। वार्षिक आधार पर तैयार किए जाने वाले इस सूचकांक में प्रमुख राज्यों की वित्तीय या राजकोषीय स्थिति का 5 प्रमुख उप सूचकांक के आधार पर तैयार किया। इसमें व्यय की गुणवत्ता है, राजस्व जुटाना है, वित्तीय विवेक है, फिर ऋण सूचकांक है, ऋण स्थिरता के साथ साथ राज्य विशेष चुनौती आधार पर तैयार किया गया है। इसको ध्यान, बाकी इसमें रैंकिंग दिया गया है, कौन कौन सा कैसा रैंक है, इसको मैं भेज दूंगा, एक बार वीडियो पॉज करके इसको देख लीजिएगा, ठीक ना। बाकी कुछ और भी ऐसा जो चीज़ें होगा, अगर जो करंट में है कुछ रिपोर्ट इंडेक्स, मैं आप लोग के साथ में डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।